है, तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उनके बीच में अगर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, या उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में एंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट, पहले तो टू इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे पहली बात स्टूडेंट, अगर कोई प्लेन है आपके पास, फ्लैट सरफेस जो रहता है ना, जैसे हम बोलते हैं प्लेन, तो यहाँ पे आपको पता है उसमें दो एक्सिस हम लेते हैं, मतलब दो स्ट्रेट लाइन आप बात कर रहे हैं। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे जैसे हम बोल रहे थे ना, एक प्लेन के अंदर लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो हम यूजुअली लेते हैं, तो प्लेन की बात की जाए तो ये फ्लैट सरफेस होता है यहाँ पे, तो टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ यानी टू लाइन्स आप ले रहे एक प्लेन में, तो या तो वो पैरेलल रहेगी दो लाइन वो प्लेन के अंदर, या वो इंटरसेक्ट करेगी कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट, तो वो वाले केस में वो जो दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप, यही चीज हम करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे देख लीजिए, एंगल बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आपका थियरम है और ये थियरम एग्जाम में भी आता है, तो ये थियरम आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट, आपका एनसीईआरटी बुक में भी होगा डेफिनेटली ये थियरम। तो अगर आपके पास दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एक प्लेन के अंदर, तो उन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो एंगल कैसे निकालते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, उनके बीच में एक एक्यूट एंगल बन सकता है या ऑब्ट्यूज एंगल भी बन सकता है, लेकिन हम ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस विद एंड m2, तो यहाँ पे हम tan थीटा कैसा लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 m2। स्टूडेंट याद रखिए थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है उनके बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल हमको हम थीटा बोल रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपको दोनों लाइन का स्लोप पता है m1 है m2 रिस्पेक्टिवली है, तो यहाँ पे tan थीटा हम लिखते हैं मॉडुलस, यहाँ पे जो दो स्ट्रेट लाइन मैंने देखो दो वर्टिकल लाइन यूज की है, ये मॉडुलस का सिंबल है। तो मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अभी कुछ स्टूडेंट पूछेंगे मैम अभी मॉडुलस क्यों लगाया स्टूडेंट, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है स्टूडेंट, याद है थीटा एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा आपका आपका क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इस मॉडुलस लगाया, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। स्टूडेंट इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहले तो डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, तो प्रूफ मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थियरम आपको एनसीईआरटी बुक में भी डेफिनेटली है। तो अगर बात की जाए दो लाइन ली है, तो हम ले सकते हैं लेट थीटा वन एंड थीटा टू बी द इंक्लिनेशन, मतलब जो दो लाइन की बात कर रही है स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए मैं डायग्राम दिखाया नहीं है, तो यहाँ पे दो लाइन की बात करिए, उनका स्लोप हम m1 m2 ले रहे हैं और दो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल थीटा लिया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा वन और थीटा टू हमने माना है कि ये लाइन का इंक्लिनेशन है, m1 m2 क्या है, लाइन L1 और L2 का स्लोप है रिस्पेक्टिवली, ये हम लिख सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट, इतनी बात डायग्राम भी मैं दिखाने वाली, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ से हम m1 लिख सकते हैं tan थीटा वन, m2 लिख सकते हैं tan थीटा टू। स्टूडेंट समझ में आया, थीटा वन क्या है, इंक्लिनेशन है लाइन L1 का, थीटा टू क्या है, इंक्लिनेशन है लाइन L2 का। ठीक है, m1 हमने स्लोप बताया है लाइन L1 का, m2 क्या है, स्लोप लाइन L2 का। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं m1 इज इक्वल टू tan थीटा वन, m2 इज इक्वल टू, किसी को डाउट है इसमें बताइए अभी तक? ठीक है स्टूडेंट, और थीटा क्या है, थीटा एक्यूट एंगल है, ये दोनों लाइन के बीच में बनने वाला। ठीक है, इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, देन वी कंसीडर, दो केसेस हमारे पास बनेगा, दोनों डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो दो डायग्राम कैसा बन सकता है स्टूडेंट, देख लीजिए पहले वाला केस देखिए। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक लाइन से मैंने दिखाया लाइन L1 है, दूसरी लाइन है L2 जो ग्रीन कलर से दिखाया है स्टूडेंट। तो हमें पता है लाइन L1 का इंक्लिनेशन है थीटा वन, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाई है और जो एंगल को आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है वो थीटा वन, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, जो टिक मार्क करके दिखाया है। ठीक है, अभी स्टूडेंट उसके बाद लाइन L2 की बात करें जो ग्रीन कलर में है, इसका इंक्लिनेशन थीटा टू दिया है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है और एंगल को आपने बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल आपको थीटा टू दिया है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, टिक मार्क करके मैंने दिखाया है। अभी ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, आपको पता है यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर से दिखाती हूँ, ये देखो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात नहीं करनी, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों लाइन L1 L2 जो एंगल बना रही है, ये वाले केस में देखिए स्टूडेंट थीटा दिख रहा है आपको,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको मैंने थीटा बोला है। अभी स्टूडेंट देखेंगे आप अच्छे से, ये देखो हाइलाइट करके मैं दिखाती हूँ, ये कुछ ट्रायंगल सा बन रहा है आपके पास, इतना वाला पोर्शन एवरीवन व्हाइट में दिख रहा है आपको? हाँ, तो यहाँ पे जो डायग्राम में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, थीटा वन क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल हो गए, ट्रायंगल का मैंने कुछ नाम नहीं बताया है क्योंकि यहाँ पे नेमिंग करना जरूरी नहीं है, हमें एंगल जो L1 और L2 के बीच में बन रहे हैं वो एंगल का बारे में बात करना है, थीटा के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो थीटा वन है ये आपका क्या हो गया, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एवरीवन। यस मैम। एक्सटीरियर एंगल जो थियरम है आपके पास उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, थीटा वन आपका हो जाएगा थीटा प्लस थीटा टू। किसी को डाउट है एवरीवन? देख लीजिए, थीटा आपका हो जाएगा थीटा टू प्लस थीटा, तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू हो गया। समझ में आया स्टूडेंट? थीटा वन थीटा टू क्या लिया है, इंक्लिनेशन लिया है लाइन L1 एंड L2 का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो आपने एंगल मेजर किया वो थीटा वन थीटा टू दिया है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? तो ये वाले केस की बात करें तो थीटा आपका हो गया थीटा वन माइनस थीटा टू। दूसरा डायग्राम कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देख लीजिए। तो यहाँ पे लाइन L1 लिया है ब्लू कलर में, लाइन L2 लिया है ग्रीन कलर में। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे थीटा वन तो आपको दिख रहा होगा, देखो ये क्या है, व्हाइट कलर से मैंने दिखाया है, ये लाइन L1 का इंक्लिनेशन है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाई है और एंगल को आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, तो ये थीटा वन। ठीक है, उसके बाद थीटा टू यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, ये वाला ये लाइन L2 का इंक्लिनेशन हो गया थीटा टू। ठीक है, अभी स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये जो यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है L1 L2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो मैंने पाई से नोटेशन से दिखाया, दूसरा दिखाया थीटा के नोटेशन से, क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए मैं कौन सा कलर यूज करूँ, यहाँ पे रेड तो ऑलरेडी यूज किया हुआ है, यहाँ पे व्हाइट यूज करके दिखाती हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट, ये वाला एंगल भी है, देखिए जो जिसको मैंने फाइव से डिनोट किया हुआ है, ये भी लाइन एनुअल लाइन जो L1 और L2 के बीच का एंगल दिख रहा है आपको, एग्री कर रहे हैं कि नहीं, प्लीज बताइए यस एवरीवन। यस ये मैम। ये Yes, फाइव ma'am. से डिनोट किया, दूसरा देखिए ये वाला भी एंगल बन रहा है जो यहाँ पे थीटा से हमने डिनोट किया है इसको। ठीक है स्टूडेंट, अभी आपको पता है क्योंकि ये देखो ये ऐसा क्रॉस जैसा बन रहा है ना, तो जितना ये फाई है उतना ये हो जाएगा फाई, जो अभी दिखाया है मैंने आपको। एक सेकेंड इसको इरेज करके दिखाती हूँ, देखो ये भी आपके पास फाई हो जाएगा। बट पढ़ा है कि नहीं आपने, पता है स्टूडेंट मुझे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस मैम। यस तो मैम। स्टूडेंट यहाँ पे दो Yes, केसेस ma'am. बता रही हूँ आपको कि ये देखो यहाँ पे लाइन L1 दिख रही है, L2 दिख रही है। ठीक है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, हमें एक्यूट एंगल की बात करेंगे, लेकिन दो केसेस बन रहे हैं ऐसा। ठीक है, ये वाले केस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, थीटा वन आपका हो जाएगा, क्योंकि थीटा एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं ट्रायंगल का, तो थीटा वन आपको मिलेगा थीटा टू प्लस फाइव, मतलब यहाँ से आप लिखेंगे तो फाइव जो नोटेशन है ये हो जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू। एवरीवन समझ में आया? और यहाँ से स्टूडेंट अगर आपको फाइव पता चल गया है तो फाइव प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एग्री करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये फिर आपका लीनियर पेयर हो जाएगा ना, तो फाइव प्लस थीटा आपका हो जाएगा 180 डिग्री, या फाइव प्लस थीटा हो गया पाई, जो पाई रेडियन लिखते हैं ना 180 डिग्री जिसके बराबर होता है, रेडियन में तो पाई रेडियन लिखते हैं। तो ये चीज आई थिंक सबको समझ में आया होगा डायग्राम से। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहले केस में दिखा है थीटा आपको आया थीटा वन माइनस थीटा टू, दूसरे केस में थीटा की बात की जाए, देख लीजिए वापिस से दिखा देती हूँ, थीटा आपका हो जाएगा, देखिए थीटा प्लस फाइव आपको पता है पाई रेडियन मिल रहा है। ठीक है, या थीटा प्लस फाइव आप बोल रहे हैं 180 डिग्री मिल रहा है, और यहाँ पे फाइव आपने क्या बोला है, थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे थीटा हो गया आपका पाई माइनस फाइव, और ये हो गया पाई माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू, क्योंकि थीटा वन थीटा टू क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, ये वाली बात बताइए, सबको समझ में आया? तो ये दो केसेस बन रहे हैं। तो पहले वाले केस में बात की जाए स्टूडेंट, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू। दूसरे केस में टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में टेन अप्लाई किया आपने, तो टेन थीटा हो गया टेन ऑफ पाई माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू। तो टेन ऑफ पाई माइनस समथिंग होता है स्टूडेंट, तो ये हो जाता है माइनस ऑफ टेन थीटा वन माइनस थीटा टू। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए, जो ये इधर वाला है ना, ये थीटा वन माइनस थीटा टू, ये आपका एक्यूट एंगल है, तो यहाँ से आपको मिल रहा है माइनस। ठीक है, लेकिन याद कीजिए स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं मुझे बताइए, क्योंकि दो डायग्राम हमने बनाया है, तो दोनों डायग्राम ऑब्जर्व करके हम यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन देंगे।
ठीक है, तो केस 2 में हम यहाँ पे वापस दिखा देती हूँ, केस 2 देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 के टर्म्स में लिखना है स्टूडेंट्स। थीटा 1 थीटा 2 क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और आपको पता है स्लोप जो हम लिखते थे वो टेन थीटा लिखते थे, जहाँ पे थीटा आपका क्या था, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता। तो इसकी वजह से ये चीज हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें ये मिल गया केस 2 में, ये केस 1 में टेन थीटा मिला है, टेन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखते हैं, क्योंकि थीटा आपको एक्यूट एंगल बोला है क्वेश्चन में, और जो थियरम बोल रहे स्टेटमेंट उसमें हमने लिखा है इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस हैविंग द स्लोप m1 एंड m2। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, अगर थीटा एक्यूट है, यहाँ पे देखिए एवरीवन, देखिए ये जो केस है 2, यहाँ पे मैं आपको माइनस साइन दिख रहा था, दिख रहा है ना स्टूडेंट, माइनस ऑफ टेन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, और पहले वाले केस में आपको मिल रहा था टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट एक्यूट एंगल है थीटा, तो क्योंकि एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा आपका पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मॉडुलस ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों केसेस को हम कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन बाहर है, यहाँ पे ये, अगर मॉडुलस की बात की जाए, सबको पता है स्टूडेंट मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, मोड ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगी, सब लोग एग्री करते हैं। तो यहाँ पे मॉडुलस इसलिए अप्लाई कर दिया है स्टूडेंट, ताकि दोनों केसेस एक साथ में कंसिडर हो जाए। ठीक है, तो टेन थीटा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये स्टूडेंट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला बोल सकते हैं या आइडेंटिटी बोल सकते हैं कि टेन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, वो यूज करके आपको ये मिला इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2। टेन थीटा 1 क्या है, m1 से डिनोट किया है, टेन थीटा 2 क्या है, m2 से डिनोट किया है। ठीक है, तो आपको बेसिकली टेन थीटा क्या मिला है, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है स्टूडेंट, m1 m2 क्या है, लाइन L1 और L2 का स्लोप है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये वाली बात समझ में आए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला यूज करके हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है। किसी को डाउट है स्टूडेंट, ये थियरम एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आपको थियरम बहुत इजी है, दो केसेस हमने बनाए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, दो डायग्राम बनाए हैं, तो दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे लिखा केस 1 केस 2, एंड यहाँ से हमें यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे हमने मॉडुलस ले लिया है, यहाँ पे टेन थीटा, क्योंकि थीटा अगर एक्यूट एंगल है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, तो ये फाइनल स्टेटमेंट, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल मेड बाय द लाइंस L1 L2, तो उनका स्लोप m1 m2 है, तो टेन थीटा हम ऐसा देंगे मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है स्टूडेंट, अभी इसी के ऊपर अगर आप कोरोलरी लिखना चाहिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे अगर थीटा एक्यूट एंगल है, बेसिकली लाइन आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1, मतलब जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, जो a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से आपको स्लोप निकालना तो बहुत इजी होता है, माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय द y कोएफिशिएंट, यहाँ पे लिखते हैं ना, तो स्टूडेंट वही यूज करके उन्होंने ये वाला रिजल्ट आया। आप चाहे तो ये वाला याद कर लीजिए, ये वाला, और यहाँ पे तो आपको पता ही चल गया, देखो पहले वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा m1 आपके पास हो जाएगा माइनस a1 अपॉन b1, दूसरे वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा m2, ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ a2 अपॉन b2। इसको जस्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना, ये मिलेगा रिजल्ट। ठीक है एवरीवन, कर सकते हैं ना इतना? यस मैम। तो ये रिजल्ट मैंने लिख दिया है, तो यहाँ से लिखना है, तो ये करोलरी करके दिखाया मैंने, जस्ट m1 m2 आपको निकालना आना चाहिए। लाइन का इक्वेशन दिया, तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा माइनस a1 अपॉन b1, पहली वाली लाइन का स्लोप, दूसरी वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस a2 अपॉन b2, सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये मिलेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट की बात की जाए, ये वाला रिजल्ट बहुत काम का है, ये सबको आना चाहिए। ये वाला जो अभी लिखा है, तीन मैंने स्टेटमेंट लिखी है, अगर लाइन आपके पास दो लाइन दी हुई है, वो पैरेलल है, तो क्या होगा स्टूडेंट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट रहेगी। मतलब ऐसे एग्जांपल लिखूं मैं आपको पास 2x प्लस 3y स्टूडेंट, जैसे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं नेक्स्ट कुछ इक्वेशन लिख के दिखा देती हूँ आपको, जैसे 4x प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट, ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल लाइन है। कैसे, रेशो चेक कर लीजिए, 2 अपॉन 4 कितना है, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 कितना आएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन 2, बट 5 अपॉन 11 ये बराबर नहीं है ना स्टार्टिंग के रेशो के। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर बात की जाए
तो यहाँ पे Yes, अगर दो ma'am. लाइन आपके पास पैरेलल है तो क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे अगर मैं देखो ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिख सकती थी, 2x प्लस 3y प्लस कुछ अलग कांस्टेंट डिपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी दोनों, ये वो लाइन भी पैरेलल होगी, ठीक है। एवरीवन समझ में आया है? ये वाला बहुत काम की चीज है, इसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दो लाइन है जिसका इक्वेशन आपने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो वो दोनों लाइन पैरेलल कब होगी, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है। आइडेंटिकल लाइंस तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट, जब दो इक्वेशन का, याद है आपको, सेम अगर मैं बात करती हूँ कि दोनों ही रूट्स कॉमन होना चाहिए, वो वाले केस में हमने डिस्कस किया था कि लाइन आइडेंटिकल होती है, मतलब सेम ही इक्वेशन को आपने कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखा है ना एवरीवन। तो जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूं स्टूडेंट, जैसे x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लाइन ले ली, ठीक है। सपोज मैंने किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों लाइन आइडेंटिकली हो गई। समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आप बोलेंगे मैम क्वाड्रेटिक में कहाँ पे आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में हमने एक वर्ड सुना था आइडेंटिकल, ठीक है। तो वो वाला मैं आपको बता दें, आइडेंटिकल इक्वेशन की बात करी थी ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, अगर दो लाइन आइडेंटिकल है तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मतलब कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं, एक लाइन के ऊपर एक, ठीक है। तो ऐसा भी आप बोल सकते हो। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट की बात की जाए, लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, तो यहाँ पे हमने अभी तक जो भी पढ़ा था कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है स्टूडेंट, -1 आता है। -1. हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए, वही रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे, m1 m2 -1 हो जाएगा, मतलब ये 1 -1 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर 0, मतलब tan थीटा कब डॉट डिफाइंड होता है, प्लीज बताइए इवान। तो बेसिकली यहाँ पे देखो मैंने जो लिखा है ना, यहाँ पे ऐसा भी याद कर सकते हैं आप स्टूडेंट, नहीं तो वो जो अभी जैसे स्लोप के बारे में आपने बताया वैसे भी कर सकते हो। देखिए लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनका स्लोप m1 इंटू m2, प्रोडक्ट स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। m1 है क्या आपके पास, -a1/b1, ठीक है। m2 क्या है आपके पास स्टूडेंट, ये आपके पास है -a2/b2, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको, यहाँ पे इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, a1 a2, ठीक है। उधर लेके जाएंगे तो इक्वल टू माइनस ऑफ b1 b2, ये इधर टर्म लेके आएंगे तो बेसिकली आपके पास मिल गया a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अदरवाइज जो कोरोलरी मैंने दिखाया था स्टूडेंट, वहां से डायरेक्टली आप बोल सकते हैं डिनोमिनेटर जब आपका 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट कंफ्यूज मत होइए, जब याद देख लीजिए, यहाँ पे आपको पता है tan थीटा की बात करें तो वो 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता स्टूडेंट, क्योंकि साइन 90 अपॉन कोस 90 लिखते हैं, कोस 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है सबको पता है, 0 होती है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे तो ये Yes. डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो वो वाले केस में tan थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप बोलना चाहे तो a1 एक सेकंड, क्या कुछ मिस्टेक किया है क्या मैंने, नहीं नहीं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिस्टेक क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे तो प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिस्टेक ये किया है। एवरीवन देखिए, ये 1 प्लस m1 m2, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, m1 m2 कितना -1, मतलब टोटल डिनोमिनेटर आपका कितना होना चाहिए बेसिकली, अगर 0 हो रहा है तो वो वाले केस में tan थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। किसी ने कुछ पूछा है कि एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, वही चीज यहाँ पे आप बात कर सकते हो स्टूडेंट, देख लीजिए वापस, यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 0 आना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे सही लिखा है, सेम ही चीज लिखा है, ठीक है। एवरीवन प्लीज याद रखिए, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, वही चीज यहाँ पे हमने यूज करी है, m1 m2 का जो प्रोडक्ट है -1 आता है, मतलब ये 0 हो जाता है। वही चीज आप कोरोलरी से m1 m2 को a1 a2 b1 b2 के टर्म्स में हमने जो भी लिखा है स्लोप को, वही यहाँ पे आपने जस्ट किया है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप चाहे तो बस वही कंडीशन याद रखिए कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, या आप ऐसा भी याद रखना चाहे तो ऐसा रख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। किसी को डाउट है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज कंडीशन पता होनी चाहिए। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर आपके पास दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर, इसका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखिए
कि अगर आपके पास दो लाइन है जिसका इक्वेशन जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 लिखना चाहे या c1 को लेफ्ट साइड में भी लेके आना चाहिए तो वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट बताया आपको बेसिकली ये क्रैमर्स रूल से दिखाया है, ठीक है। नहीं तो ये वाला भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास दो लाइन का इक्वेशन दिया रहे और आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए बोले तो साइमल्टेनियसली सोल्व कर लीजिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट दिखा रही हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। क्रैमर्स रूल से ही आए, ये आया कहाँ से? क्रैमर्स रूल याद है किसी को? याद है जब आपने डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट सीखा था 10th क्लास में? एवरीवन डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 वाला सीखा होगा। तो जैसे आपने डी बोल दिया या डेल्टा बोल दीजिए, आपने बोला है यहाँ पे a1 b1, यहाँ पे a2 b2, ये यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट dx जो भी यूज किया होगा, यहाँ पे डेल्टा x लिख सकते थे आप। डेल्टा x में क्या करते हैं, यहाँ पे डेल्टा x अगर आपको करना है पहले वाले कॉलम को रिप्लेस करते c1 c2 से, ठीक है। b1 b2 रहेगा सेम एज इट इज, ठीक है। लेकिन अभी टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि याद रखिए स्टूडेंट यहाँ पे जब भी आपको बोलेंगे कि दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कीजिए तो क्या करेंगे, दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, वो ज्यादा इजी मेथड है, ठीक है। अदरवाइज ये आपका जो मैंने दिखाया है आपको ये क्रैमर्स रूल ही है। मतलब यहाँ पे जो लिखा है इंटरसेक्शन पॉइंट ये बेसिकली ऐसा है कुछ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा और ये आपके पास है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, ठीक है स्टूडेंट। डी लिख दिया मैंने, डेल्टा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। डेल्टा है क्या? डेल्टा है आपके पास डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 2 जिसमें पहला रो हो जाएगा a1 b1, दूसरा रो हो जाएगा a2 b2, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया? प्लीज बताइए। जिसमें आपको दिखा रही हूँ क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली साइमल्टेनियसली सोल्व करके ही करेंगे एवरीवन, ठीक है। Yes, ma'am. ओके ये वाला सिर्फ आपको मैं दिखा रही हूँ, ऐसा होता है थियरम, लेकिन मैं प्रूफ भी नहीं करा रही हूँ इसका। क्रैमर्स रूल हम 11th में डिटरमिनेंट चैप्टर में भी करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट की बात की जाए, ये वाला काम की चीज है स्टूडेंट, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। अभी कॉन्करेंट लाइन क्या होती है स्टूडेंट? ठीक है, तो अभी जैसे आपने दो लाइन की तो बता दी कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये भी आप यूज कर सकते हो। अभी अगर मैं बोलूँ आपके पास 3 या उससे ज्यादा लाइन्स है, ठीक है, तो अगर उनको आप बोल रहे कॉन्करेंट है, इसका मतलब है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कॉमन है, मतलब सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और मोर डिस्टिंक्ट लाइंस आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, या ऐसा भी बोल सकते हैं इफ वी कंसीडर 3 लाइंस देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 लाइन। अगर आपने दो कोई भी लाइन को ले लिया, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया है, ठीक है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया दोनों लाइन का, वो थर्ड लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया ये वाली बात? मतलब तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, या 3 से भी ज्यादा लाइन हो सकती है, लेकिन हम तो 3 ही लाइन के डिस्कस करेंगे मैक्सिमम यहाँ पे। तो 3 लाइन आप कॉन्ग्रुएंट लाइन कब बोलेंगे? जब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन रहेगा, ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आया स्टूडेंट? बताइए। तो देखिए यहाँ से डायग्राम में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोल सकते हैं, जैसे L1 L2 L3 3 लाइनें एक ही पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप बोलेंगे कि देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी बोल सकते हैं, या यहाँ पे कॉन्करेंट लाइंस बोल सकते हैं। अब लाइन L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट लाइन। समझ में आया स्टूडेंट? बताइए। तो इसका बहुत इजी है, आपको चाहिए तो मैं एक आपको फॉर्मूला भी दे देती हूँ कैसे चेक करते हैं कि लाइंस आपका कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं 3 लाइन। नहीं तो दूसरा तरीका तो सबसे इजी हमारे पास, 3 इक्वेशन दी रहेगी लाइन की, दो कोई भी लाइन की इक्वेशन को सोल्व कर लेते स्टूडेंट, वहां से आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा। अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन बता दीजिए, समझ में आया? कोई तो बोल दीजिए। Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे थियरम का प्रूफ नहीं करा रही हूँ, नोट नेसेसरी प्रूफ यहाँ पे। तो अगर 3 लाइन है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0, तो वो कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ये कंडीशन मैंने जो लिखा है वो है क्या, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ये वाली चीज यहाँ पे मैंने लिखी है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं वही चीज लिखी है। तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस, जो 3 लाइन आपको दी रहेगी, ठीक है, तो उसका अगर आपको चेक करना की कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो ये डिटरमिनेंट जहाँ पे आपने फर्स्ट रो में क्या लिखा है, रो वाइज जाएंगे तो यहाँ पे रो वाइज, तो रो फर्स्ट रो में आपने लिखा है a1 b1 c1, सेकंड रो में लिखा है a2 b2 c2, थर्ड रो में क्या लिखा है a3 b3 c3। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हो गया है।
अगर ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है तो आप क्या बोलते हैं, तीनों लाइन जो है आपका कॉन्ग्रुएंट है। ये इस चीज को, सेम चीज को इन्होंने ऐसा लिख के लिखा है। ठीक है, आप चाहे तो मैं इधर ही ओपन कर देती हूँ। कैसे ओपन करते हैं सबको याद है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है A1 लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2। स्टूडेंट समझ में आया, बताइए एवरीवन। फिर क्या आता है माइनस, Yes, ma'am. हाँ माइनस साइन लिखते हैं, फिर B1 आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं आप, फिर रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को अगर डिलीट किया है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, A2 C3 माइनस A3 C2। ठीक है, फिर आएगा प्लस साइन करके फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट C1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट। तो ये हो जाएगा आपके पास A2 B3 माइनस A3 B2 और इक्वल टू ये 0 आ गया, तो आप बोल रहे कि लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट। एवरीवन समझ में आया, प्लीज बताइए। तो सिर्फ ये डिटरमिनेंट वाला अगर आपको Yes, याद है ma'am. कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपांड कैसे करते हैं, तो यही वाला चीज याद रखिए, क्योंकि उसमें तो फिर मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, तो सेम कंडीशन को मैंने आपको लिख के बताया। मेथड तो हमें सोल्व करते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। स्टूडेंट अभी आवाज आ रही है मेरी? मैम बंद होगी। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग वापस से करती हूँ, एक सेकेंड, एक बार देख लीजिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे थे कि अगर 3 लाइन दिया है स्टूडेंट, जैसे उनका इक्वेशन कुछ ऐसा दिया है, A1x प्लस B1y प्लस C1 is equal to 0, A2x plus B2y plus C2 is equal to 0 and A3x plus B3y plus C3 is equal to 0। अगर ये तीनों लाइन आपको चेक करना है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो अगर कॉन्ग्रुएंट रहेगी तो स्टूडेंट ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, वही चीज मैं आपको बता रही थी। ठीक है, अदरवाइज तो नॉर्मल जो मेथड हमने सीखा है, 3 लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होगी स्टूडेंट, कोई भी 2 इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, वहां से इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया 2 लाइन का। अगर वही पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आपने थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीसरी वाली लाइन का भी इंटरसेक्शन पॉइंट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ही, आप तो चाहे तो कंडीशन यूज कर लीजिए या नॉर्मल मेथड से भी हम चेक कर सकते हैं कि लाइंस कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, बताइए समझ में आया? यस मैम। अभी यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी 10 क्वेश्चन मैंने लिए, आज 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने। जो भी हमने अभी 3 टॉपिक पढ़े, क्या है, एंगल बिटवीन, एक्यूट एंगल की बात करें, एक्यूट एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे नॉर्मल मेथड से ही करेंगे, हम उसको नॉर्मली साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे इक्वेशन को। थर्ड हमने बात करी अभी स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट लाइन की। तो 3 टॉपिक के ऊपर अभी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिए हैं, 10 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको मेरे साथ सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन हुज स्लोप्स आर √3 एंड 1/√3। ठीक है स्टूडेंट, बताइए, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख दूँ क्या, गिवन द स्लोप ऑफ द लाइन, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट। एक m1 की वैल्यू आपको √3 दी हुई है, m2 क्या है 1/√3, मतलब जो 2 लाइन आप बोल सकते हैं L1 L2, उनके स्लोप का आप m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली ले रहे हैं, तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, बताइए समझ में आया? यस मैम। तो यहाँ पे ले लेते हैं, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल्स बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द 2 लाइंस, जो गिवन 2 लाइन है। यहाँ पे नाम तो हमने लिखा नहीं है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं लेट एल, यहाँ पे L1, L2 बी द 2 लाइंस whose slopes are m1 is equal to √3 and m2 is equal to 1/√3 रिस्पेक्टिवली, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। तो स्टूडेंट अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा था वही यूज करना है। ठीक है, देन क्या हो जाएगा,
tan थीटा आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ m1 माइनस M1 minus M2 अपॉन 1 प्लस m1 M1 M2. वेरी गुड स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड मुझे बताइए क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने लिखा है m1 को √3, m2 को लिया 1/√3। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस √3 1 upon हाँ √3. चलो सिंप्लीफाई कीजिए स्टूडेंट यहाँ पे, तो हमें पता चल रहा है tan थीटा आपके पास मिल रहा है मॉडुलस ऑफ दिस, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या कुछ मिल रहा है मैं दिखा देती हूँ आपको, इधर एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, तो √3 इंटू √3 करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर की बात की जाए तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 1 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, देख लीजिए ये और ये कैंसिल। ठीक है, 1 तो plus यहाँ पे 1 प्लस 1, वेरी गुड, 1 प्लस 1 आ रहा है, इसको 130 डिग्री 30 डिग्री, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, 1 प्लस 1 आया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये यहाँ से आप बोल सकते हैं tan थीटा आपको मिल रहा है मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे 2 अपॉन √3 अपॉन 2 मिल रहा है ना, देख लीजिए स्टूडेंट। yes ma'am. वेरी गुड, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं tan थीटा आपके पास क्या हो गया, मॉडुलस में दिया है तो ये आपको दिया है 2 अपॉन √3 अपॉन 2। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट ये ऐसा है 2 अपॉन √3 अपॉन 2 है ना, तो ये आपके पास ये हो गया। ठीक है, तो 2 आपको पता है यहाँ से आपके पास यही है ना, ये कुछ अलग है, यही है ना, यही। हाँ, तो 2 और 2 कैंसिल कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट तो हम लिख रहे हैं ये वाली चीज, tan थीटा आपके पास हो गया मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन √3। ठीक है √3. स्टूडेंट, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है स्टूडेंट आपके पास, तो यहाँ पे tan थीटा आपने ले लिया है आपके पास 1/√3, और सबको पता है 1/√3 वैल्यू कब होती है। ठीक है, 30 degree. वेरी गुड स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। किसी को रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, Pi by 6 रेडियन हाँ pi/6 रेडियन। ठीक है, दोनों ही आंसर करेक्ट है, अगर ऑप्शन में डिग्री में दिया तो डिग्री वाला सिलेक्ट कर लीजिए, रेडियन में दिया तो pi/6 हो जाएगा। एवरीवन समझ में आया, तो थीटा क्या है, दो लाइन का बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल बोले हैं, और लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ था। एवरीवन समझ में आया, yes ma'am. यस मैम। yes ma'am. यस मैम किसको डाउट है, किसी ने तो नो बोला मेरे हिसाब से। स्टूडेंट बताइए, कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने सीखा वही अप्लाई करना है। ठीक है, यस मैम। ओके, तो स्टूडेंट मॉडुलस का मतलब समझ में आया ना, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे। ग्रेटर देन हाँ, 0। क्योंकि कई बार बीच में नेगेटिव साइन आ जाता है ना, और आपको पता है tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसके लिए मॉडुलस ले लेते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला सोल्व कीजिए, सबको साथ में सोल्व करना है। इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज π/4, ठीक है, दो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल π/4 दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप बताइए m1 को क्या माने, या मतलब आप बताइए, क्योंकि दो लाइन का बोला है, एक लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ है कितना 1/2, दूसरी लाइन का स्लोप आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रॉपरली लिखना चाहे तो आप पूरा लिख लीजिए, गिवन द एंगल बिटवीन द टू लाइन इज π/4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो स्टूडेंट चलेगा ना, थीटा आपको दिया है π/4। 5/4. ठीक है, एंगल बिटवीन द टू लाइन इज π/4। अभी मुझे बताइए कौन सी लाइन के स्लोप को मैं 1/2 लूं, m1 ले लूं, m1 इज इक्वल टू 1/2 ले लूं। yes यस ma'am. मैम यस मैम। m1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, m2 हमें फाइंड करना है, तो फिर m2 हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यही करना था ना, स्लोप ऑफ अदर लाइन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे, तो यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट, tan थीटा हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस ऑफ m1 M1 1 प्लस minus M2 M2 प्लस या माइनस, upon चेक कीजिए, माइनस है। 1 माइनस plus M2 माइनस M2. प्लस M1 टू M2। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, न्यूमरेटर में m1 माइनस m2 है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 m2 है। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने m2 ही लिखा है, आप चाहे तो m2 इज इक्वल टू m लेना चाहे तो ले लीजिए, बार बार m2 यूज नहीं करना है तो आपकी मर्जी है, नहीं तो m2 का m2 ही रखना है तो m2 भी ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे स्टूडेंट आप बताइए, तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा, थीटा की वैल्यू π/4 दी हुई थी, ठीक है, मतलब Yes, ये ma'am. 45 दिया, 45 डिग्री, डिग्री में बोले तो। और यहाँ पे m1 की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट कीजिए। मेरे से पहले आंसर बताइए सब लोग, यहाँ पे मैं चैट सेक्शन में देख रही हूँ आपका। तो ये हो गया हाफ माइनस m2, यहाँ पे हो सकता है मैं दो आंसर मिले, ऐसे दो लाइन। हाँ, उसके बाद 1 प्लस Half हाफ into इंटू m2। M2. वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 1045 डिग्री पे वैल्यू 10π/4 पे 1। Yes, 1. ma'am. ओके, यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से लिखते हैं। LCM ले लेंगे ऊपर। हाँ वेरी गुड, एलसीएम ही लेने वाले स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से रखना है क्योंकि वो m2 हमने लिया है ना। आप चाहे तो सिंप्लीफिकेशन के लिए m भी बोल सकते हैं, m2 इज इक्वल टू m, ताकि वो कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन फिर भी ध्यान से देखते हैं, चलो एलसीएम हम लेंगे। अच्छा, पायल ने तो आंसर भी बता दिया, पायल -1/3 आ रहा है या और क्या आ रहा है? मैम यही आ रहा है। एक ही आ रही है, दो वैल्यू भी आ सकती है ना, मॉडुलस है वहां पे, मॉडुलस है तो मॉडुलस को ये 1/3 और ओके चलो ठीक है। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ, इसमें दो आंसर आएगा डेफिनेटली यहाँ पे, कुछ एक आंसर तो यस मैम, दो ही आ रहे हैं। हाँ वेरी गुड, दो ही आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस था ना एक बार। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में मैंने एलसीएम लिया, तो ये हो गया 2, तो यहाँ पे मिलेगा 1 - 2 इंटू m2। यहाँ पे m2 ध्यान से यूज करना है स्टूडेंट, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पे भी फिर 2 आएगा, आप लिखेंगे 2 प्लस m2, ठीक है। ये आपके पास इसका मॉडुलस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस में लगा देती हूँ आपके पास 2। ओके, 1 - 2 टाइम्स m2 अपॉन 2 है, और इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन 2 प्लस m2, ठीक है, 2.2 मॉडुलस। plus M2. वेरी गुड, यहाँ पे स्टूडेंट m2 की जगह अगर m लिखते तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया तो m2 ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, हमें मिल रहा है यहाँ पे 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ क्या मिल रहा है, 1 - 2 m2, ठीक है। तो 1 - 2 m2 अपॉन यहाँ पे कुछ मिल रहा है हमें 2 प्लस m2। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट मॉडुलस कैसे ओपन करते वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला हमने अभी तक किया नहीं था, तो अभी हम कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपको बोला है 1 इज इक्वल टू इसका मॉडुलस, इस जो आपको राइट साइड में दिया है उसका मॉडुलस 1 दिया है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि आप देखो, एक बार पूरा अच्छे से लिख देती हूँ, मॉडुलस ऑफ 1 - 2 m2 अपॉन आपको दिया है 2 प्लस m2, इसका मॉडुलस आपको 1 दिया है। इसका मतलब क्या है, जो ये मॉडुलस के अंदर जो लिखा है वो स्टूडेंट या तो -1 है या +1 है, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ से बताई जाए स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 1 - 2 टाइम्स m2 अपॉन 2 प्लस m2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस और -1 दोनों बात समझ में आई, क्योंकि -1 का भी Yes, मैग्नीट्यूड ma'am. 1 होता है और +1 का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है। अभी दो केसेस, ठीक है, तो यहाँ से दो ही ले लेते हैं। पहले वाले में अपने 1 - 2 m2 अपॉन 2 प्लस m2 आप क्या लेंगे, जैसे +1 इधर ले लीजिए, दूसरे वाले केस में यहाँ पे और 1 - 2 m2, यहाँ पे वैसे तो और की जगह यहाँ पे एंड लिख, या तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट सिंप्लीफाई कीजिए जगह, क्या नेक्स्ट स्टेप ओके है हमारे पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए 1 - 2 m2 इज इक्वल टू 2 प्लस m2 हो गया, 1 - 2 m2 इज इक्वल टू 2 प्लस m2 यहाँ से हो रहा है। और दूसरे वाले से देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है और 1 - 2 m2, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे -2 माइनस m2 देख लीजिए। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे सोल्व कीजिए। तो पहले वाले केस से क्या मिल रहा है यहाँ पे, आप क्या कर रहे हैं, -2 m2 को उधर भेज रहे हैं क्या, तो अगर आपने उधर भेजा है तो 1 - 2 हो गया आपके पास m2 प्लस 2 m2, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, या तो ये या ये, तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं तो ओके 1 ये +2 हो जाएगा, 2 वेरी गुड, इज इक्वल टू -m2 प्लस 2m, plus 2 M2. वेरी गुड। यहाँ से सोल्व कर लेते स्टूडेंट, ये मिलेगा -1 इज इक्वल टू 3m2, 3m2. एंड 3 यहाँ M2. से या 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे Equal m2
M2 वेरी गुड। तो यहाँ से स्टूडेंट ऐसा लिख दो क्या, 3m2 इज इक्वल by टू 3 is equal to m2. वेरी गुड। minus तो 1 यहाँ से m2 की वैल्यू या तो ये या ये, तो यहाँ से हम बात की जाए स्टूडेंट दो वैल्यू मिल रही है, m2 की वैल्यू -1/3 -1/3 एंड यहाँ पे m2 की वैल्यू 3। ठीक 3 है, तो यहाँ पे आई होप ये वाली बात समझ में आई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द स्लोप ऑफ अदर लाइन तो मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या बोलने चाह रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, जो बेसिकली जिस लाइन का आपको स्लोप दिया हुआ था ना, जैसे आप बोल दी वो लाइन L1 है, उसका स्लोप M1 आपने दिया है, तो जो ये लाइन M2 है, जैसे यहाँ पे जो लाइन L2 हाँ, M2 तो हमने स्लोप के लिए यूज किया M वाला नोटेशन, तो वो वाली लाइन का स्लोप या तो -1/3 होगा या 3 होगा। ठीक है, द स्लोप ऑफ अदर लाइन इज 3 और यहाँ पे लिख सकते हैं -1/3। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक आपका संडे के दिन जो टेस्ट है उसमें भी आने वाला है। तो स्टूडेंट कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। समझ में आया सबको? Yes, Yes, ma'am. ओके, ठीक है, क्योंकि इसी जो क्या है एंगल बिटवीन द टू लाइंस, और जो एंगल हम ले रहे हैं वो एक्यूट एंगल ले रहे हैं। ये फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। स्टूडेंट वो सिंपल है, स्लोप निकाल सकते हो ना, अगर जनरल फॉर्म में दिया है आपको, इस 7th वाला फॉर्म दिया है कि जो लाइन है उसका इक्वेशन ऐसा दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। स्लोप निकालना आता है, यहाँ से निकाल सकते हैं ना हम एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं Yes, ma'am. ठीक है ऐसा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे लिखना चाहे। वी हैव द इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, या जो इक्वेशन दिए उसको डायरेक्टली भी लिख लेते हैं, उसको नंबरिंग दे देते हैं। जैसे ये वाली ले ली, इसका कुछ नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी वाली को ले लेते हैं, ये है नंबर 2। तो ऐसा भी बोल दे सकते हैं आप कि स्लोप ऑफ लाइन एल, क्योंकि ये जो लाइन का ही इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए तो पहले वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, लिख दो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन L1, क्योंकि ये जो लाइन है उसका ही इक्वेशन आपको 1 में दिया हुआ है। क्या होगा स्टूडेंट, स्लोप अगर मैं M1 से डिनोट करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन लगाएंगे, फिर x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, -2 आ रही है, प्लीज बताइए, -2/1 लिख दीजिए इक्वल टू -2 आया। ठीक है, तो अगर मैं वैसे ही दूसरी वाली जो लाइन है, क्योंकि उसका इक्वेशन हमें पता है, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या स्टूडेंट, प्लीज बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन 2। ठीक है, क्योंकि जो इक्वेशन दी हुई है लाइन 2 का ही है बेसिकली, तो यहाँ पे उसका स्लोप कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -1/3 1/3 या -3/1? नहीं -3/1 वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना मिल रहा है हमें, -3। एवरीवन अभी निकालना कुछ डिफिकल्ट है क्या, एक्यूट एंगल स्लोप पता चल गया आपको? तो यहाँ पे चलो बताइए सब लोग सोल्व करके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, एंड आप मेरे से पहले सोल्व कीजिए, थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस 1 and 2, between the lines 1 and 2, क्योंकि 1 और 2 जो है इक्वेशन है लाइन की। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट उसके बाद क्या लिखेंगे, देन tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि हमें स्लोप मालूम है, tan थीटा हो गया आपके पास मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1। 1 + m1 m2। वेरी गुड स्टूडेंट, अभी सब्स्टिट्यूट कीजिए, मुझे बताइए कितना आ रहा है। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -2, m2 की वैल्यू -3, -2 माइनस ऑफ -3। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस -2 इंटू 1 -2। + वेरी गुड स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, -2 + 3 मतलब कितना होगा, देखो -2 + 3 मतलब 1 हो रहा है, और नीचे की बात करें तो हमारे पास -2 इंटू -3 ये +6 हो रहा है। एक Yes, सेकंड, ma'am. दूसरे वाले पेज पे लिख दीजिए, दूसरे पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो आपको मिल रहा है कुछ ऐसा, 2, ओके, -2 था, फिर +3 था, फिर हमारे पास था 1 + 6। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला हम करते हैं, ये हमारे पास हो गया मॉडुलस ऑफ 1/7। ठीक है, और ये है क्या बेसिकली आपके पास, यहाँ से बोल सकते हैं
tan थीटा आपको मिल गया 1/7, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे थीटा की बात करनी है तो ये चीज आपके लिए नया है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसको आगे कैसे लिखते हैं। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7। और ये नोटेशन स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना, ये इनवर्स ऑफ फंक्शन है tan का, और ये हम पढ़ेंगे किसमें, 12th स्टैंडर्ड में इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला बेसिकली यहाँ से अगर आपको पता है कि जो tan कौन से एंगल पे वैल्यू लेता है इतनी, तो वो वैल्यू कौन से एंगल पे आएगी, तो ये चीज हमें यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan, इसको रीड कैसे करते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो आपको ये चीज लिखना है, ठीक है। और कंफ्यूज मत होना यहाँ पे स्टूडेंट, ये प्लीज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये नॉट इक्वल टू ये टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे अगर सपोज मैंने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ थीटा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए स्टूडेंट, थीटा की जगह सपोज मैंने लिख दिया x, tan इनवर्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 1/10x, ये टोटली डिफरेंट है। ये पूरा डिटेल में हम 12th में सीखेंगे इनवर्स फंक्शन, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं, तो ये वाला कंफ्यूज मत होइए Yes, अभी के लिए, ma'am. ठीक है। तो ये tan इनवर्स ऑफ x रेसिप्रोकल ऑफ tan x बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये टोटली अलग कॉन्सेप्ट है, ये हम पूरा बात करेंगे 12th, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ से, तो आप बता रहे थे कि tan की कौन से एंगल पे वैल्यू 1/7 आ रही है, तो सेम चीज को हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो है tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू थीटा। मतलब यहाँ से डायरेक्टली आपको एंगल पता चल जाता है, ये हम डिटेल में 12th में सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमारा काम यहाँ पे कि एंगल कितना आ रहा है वो बताना, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/7, ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, Yes, ठीक है। ma'am. Yes, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, find the equation of line through the point 2, 3 which makes an angle of 45 degree with the line 2x plus y minus 7 is equal to 0। ठीक है, कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में दूं तो देखो यहाँ पे क्या बोला आपको, वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 2, 3 से पास हो रही है और क्या एंगल बना रही है 45 डिग्री विद दिस लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये लाइन का स्लोप तो निकाल ही सकते हो आप एवरीवन। अगर मैं होमवर्क में दूं तो चलेगा, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। लेकिन आप बताओ, क्योंकि अभी हमारे पास 8:53 हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन सोल्व करना है। मैं आपको हिंट बताऊं स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या करना है यहाँ पे, देखिए ये वाली जो लाइन दी हुई है उसका इक्वेशन आपको पता है, इसका स्लोप कितना होगा स्टूडेंट, -2/1, मतलब -2 होगा, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, और 45 डिग्री पता है, जो लाइन जैसे हम बोलते हैं कि जिस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है उसका स्लोप आप चाहे तो m मान लीजिए, ठीक है। और ये लाइन का स्लोप आपको -2 पता है, मतलब क्या ऐसा लिखेंगे ना इसके बाद, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा टाइम बचाने का ट्राई कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री, इसका स्लोप आपको पता है -2 है, दूसरे वाले का m मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, m1 माइनस m2 लिखते थे, M2 minus M2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस -2 इंटू m, हाँ M. हाँ। तो यहाँ से स्टूडेंट m की हमें वैल्यू मिलेगी, तो ये वाले केस में भी बात की जाए तो 2 वैल्यू मिल रही है, m की 2 वैल्यू मिलेगी। तो फिर आपको m की 2 वैल्यू मिल गई तो आपको ऐसा 2 इक्वेशन मिलेगा लाइन, समझ में आया। प्लीज बताइए यहाँ से, तो इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगी, लेकिन अभी के लिए ये, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन 3 डिस्कस किए उसी टाइप का आ रहा है वापस से, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, एक पॉइंट पता है, लाइन का स्लोप पता है, तो उसका इक्वेशन तो लिख ही सकते हो। तो ऐसे हमारे पास 2 इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया, मतलब ऐसी 2 लाइन मिलेगी जो पॉइंट 2, 3 से पास हो रही है और 45 डिग्री एंगल बना रही है ये वाली लाइन के साथ 2x plus y minus 7 is equal to 0, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया ना ये वाला, तो ये वाला अभी के लिए स्किप कर सकते हैं क्या, मैंने आपको मेथड बता दिया क्या कर रहे हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ऐसा लेंगे, m हमने स्लोप माना है वो लाइन का जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से m की 2 वैल्यू मिलेगी, m की 2 वैल्यू मिली तो आपको 2 इक्वेशन मिलेगी, मतलब 2 ऐसी लाइन है जो गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है और पॉइंट 2, 3 से पास हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आए ना ये वाली बात, प्लीज बताइए, ठीक है। तो ये Yes, मैं होमवर्क लिख रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन क्लास खत्म होने के बाद प्रोवाइड करूंगी, ठीक है ना एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करने, 10 क्वेश्चन, और ये Yes, वाला ma'am. थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहाँ पे है ये वाला। अच्छा, ये तो बहुत इजी है, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे जो मैंने क्रैमर्स रूल से बताया था, वो अगर क्वेश्चन में आपको बोलते हैं, जैसे डिटरमिनेंट चैप्टर है आपका 11th में, उसमें बोला यूजिंग द क्रैमर्स रूल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप दिखा सकते, नहीं तो डायरेक्टली हम साइमल्टेनियसली सोल्व करना ज्यादा बेटर रहता है,
ठीक है स्टूडेंट, 2 लाइन दी हुई है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है। चलो यहाँ पे सोल्व करके मुझे बताइए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिल रहा है आपको। जो भी आपको इजी लगे, एक्स का कोएफिशिएंट सेम बनाना है, वाई का बनाना है, आपकी मर्जी है। हमें क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, मतलब उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट कर लेते हैं, ये वाला तो इजी है। चलो करते हैं इसको, सब लोग मेरे से पहले आंसर बताइए। तो वी हैव ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे दिया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। आप चाहिए तो इसको नंबर 1 बोल दीजिए। दूसरा दिया है इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू -7। ठीक है स्टूडेंट, बताइए क्या करें। सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? आवाज यस मैम। ओके, सो यहाँ पे लिख देती हूँ ऑन मल्टीप्लाई। अगर आपको x का कोएफिशिएंट से बनाना है उसके लिए आपकी मर्जी है। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय नंबर 4 वी गेट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये 4x माइनस 8y इज इक्वल टू -28। इसको नंबर 3 बोल देते हैं। अभी क्या करें बताइए, इक्वेशन 1 और 3 में से किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करें, आपकी मर्जी, आप बताइए। ठीक है एवरीवन, ऐसा लिख दो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, लिख दे ऐसा। ठीक है यस मैम। ओके, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, जो मिलेगा वो मैं आपको पूरा लिख के दिखा देती हूँ स्टूडेंट। तो ये मिलेगा हमें, लिख लेते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 था। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 था। उसके नीचे थर्ड इक्वेशन 4x माइनस 8y इज इक्वल टू -28। 4x माइनस 8y इज इक्वल टू -28 है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट, देख लीजिए, पहली वाली टर्म कैंसिल कर रहे हैं आप लोग, 4x माइनस 4x कैंसिल। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, 3y प्लस 8y कितना हो रहा है स्टूडेंट, 11y हो रहा है। एंड यहाँ पे बताइए 28 प्लस का 5 कितना मिलेगा, 33। एवरीवन यही मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ से y की वैल्यू यस मैम। कितनी मिली, 3 आई क्या, प्लीज बताइए। हाँ, y की वैल्यू यस वेरी गुड। अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, y की वैल्यू 3, आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3 में। ठीक है, तो आपकी मर्जी, किसमें भी सब्स्टिट्यूट करके मुझे x की वैल्यू बता दी। एक 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे, चलो ठीक है, आपकी मर्जी, जिसमें भी चाहे उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो लिख सकते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ओके, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू कितना था, 3 इन इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया है तो क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 था। 4x प्लस 3y y की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 मिला है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 9। तो यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट, हमारे पास x इज ओके, 4x आपके पास कितना मिल रहा है, -4, और x की वैल्यू कितनी मिल रही है स्टूडेंट, -1। यस। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों लाइन का जो है इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देयरफॉर, यस तो यहाँ पे लिखना चाहिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर। ये इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, मैं डायरेक्टली भी लिख के दिखा देती हूँ, ये हो जाएगा -1,3। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया तो पूरा लिखना पड़ेगा, लास्ट में फाइनल कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा कि आपका लाइन 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट आया -1,3। किसी को डाउट है इसमें, बताइए, पक्का ना? ओके नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे बताइए इस टाइप के क्वेश्चन, अच्छा ये वाला हमने यहाँ पे क्या बोला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए बोला, ऐसा नहीं किया था। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2,3 ऑन द लाइन बेस। इसका मतलब क्या है, अगर रफ डायग्राम कुछ बनाए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे कोई लाइन है जिसका आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, चलो इसका कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि परपेंडिकुलर ही बोला है सिर्फ, ओके, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। और ये जो ब्लू वाली लाइन जिसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है 3x - y - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं इसका, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका चाहे तो आप ए नाम दे दीजिए, पी देना है पी दे दीजिए, क्यू आपकी मर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आपने पी नाम दिया स्टूडेंट, यहाँ पे जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2,3, तो ये जो है ना, ये वाला जो अभी मैं रेड से दिखा रही हूँ, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको बेसिकली। तो क्या नाम दूं स्टूडेंट इसका, जो फुट है इसका क्या नाम दे, क्यू दे दे, एवरीवन बताइए, क्यू नाम दे सकते हैं, ओके, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, बहुत इजी है, कैसे करेंगे स्टूडेंट, कोई आइडिया? जो लाइन है जिसका इक्वेशन आपको पता है 3x - y - 1 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप निकाल सकते हैं एवरीवन? हाँ, Yes, इसका ma'am. स्लोप कितना होगा? -3 हो जाएगा, -3 या +3, देखो -3 अपॉन -1 +3, हाँ +3 आया। तो यहाँ पे अगर मैं PQ का स्लोप की बात करूँ तो स्टूडेंट PQ का स्लोप कितना आएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब -1/3। वेरी गुड, ठीक है। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, अपने PQ का स्लोप पता चल गया, P किस पॉइंट से पास कर रहा है ये भी आपको पता है, -2,3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो PQ का इक्वेशन निकल जाएगा ना स्टूडेंट, निकाल सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर इन दोनों PQ का लाइन का इक्वेशन पता है और जो गिवन लाइन का इक्वेशन पता है, दोनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि जो Q पॉइंट है स्टूडेंट वो PQ लाइन के ऊपर भी है एंड जो गिवन लाइन के ऊपर भी है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये वाला क्वेश्चन अभी करें कि मैं यहाँ पे होमवर्क में लिख, लेकिन सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ इसका, तो प्लीज बताइए अभी सोल्व करें या कर सकते हैं, इजी है ना, ये समझ में आया स्टूडेंट? वापिस से बताऊं मैं, क्योंकि आपने पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब PQ परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो गिवन लाइन का स्लोप पता है, ठीक है, तो आप PQ का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल बता देंगे, ठीक है। तो PQ का स्लोप आया -1/3, PQ लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। जो PQ का इक्वेशन आया और गिवन लाइन का इक्वेशन दिया उसको सोल्व करके Q जो कोऑर्डिनेट आपको x और y की वैल्यू मिलेगी इंटरसेक्शन पॉइंट, वो Q के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं होमवर्क में लिख सकती हूँ, क्या आप प्लीज बता दीजिए, या क्योंकि टाइम है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम स्टार्ट किए, लेकिन डोंट वरी, इसके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली जो भी, लेकिन मेथड अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए, ठीक है। आए ना समझ में मेथड, बताइए स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसका, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बहुत काम का है स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली अभी जो संडे के दिन है उसमें आ सकता है कि ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस दे देंगे, बोलेंगे इन सेंटर फाइंड कीजिए, सर्कम सेंटर फाइंड कीजिए, ऑर्थो सेंटर फाइंड कीजिए या सेंट्रोइड। ये क्वेश्चन डेफिनेटली फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर तीनों वर्टाइसेस दे देंगे ट्रायंगल के, और आपको क्या बताएंगे, उसका सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर, या कभी बोलेंगे सेंट्रोइड फाइंड कीजिए या इन सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर का तो हमने क्वेश्चन किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बारे में हमें ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? क्योंकि इंटरनल जो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या देते हैं आपको, इन सेंटर देते हैं ना, ठीक है। तो वो चीज अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गई तो ये इजिली कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या है, आपको कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से, ये भी बहुत इजी है, हमने वैसे तो डिस्कस किया है परपेंडिकुलर बस एक बार, लेकिन एक बार मैं समझा देती हूँ आपको, फिर सॉल्यूशन का हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मेन चीज के पहले मेथड समझ में आना चाहिए। इसका ए बोल देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -2,3, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे बी वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है 6,-1, यहाँ पे दिया है सी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितना दिया है स्टूडेंट, 4,3। स्टूडेंट अभी मुझे बताइए सर्कम सेंटर होता है क्या, सबको याद है सर्कम सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों जो क्या रहते हैं साइड के, बेसिकली
जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको हम सर्कमसेंटर बोल रहे थे, याद है किसी को? यस मैम। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन इसका थोड़ा बड़ा होगा स्टूडेंट। देखिए तो आप क्या कर सकते हो, जो ए बी साइड है, देखो ए बी ए सी बी सी दिख रहा है, तो एक काम कर सकते हो, आपने ए बी का इक्वेशन निकाल लिया, ए सी का इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो इक्वेशन निकाल भी सकते हो यहाँ पे ए बी का ए सी का, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे ए बी और सी के कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करूं तो स्टूडेंट कुछ ऐसा रहेगा, डायग्राम में एक बार दिखा देती हूँ। ये जैसे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा फॉर्म में रहेगा, ये बाहर की साइड या अंदर की साइड दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जैसे इसका कुछ नाम मैंने दे दिया डी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसका कुछ आगे भी कुछ नाम होगा डेफिनेटली, जैसे सी डी ई, मैं पे यहाँ पे लिख दिया ई डी है, ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो डी आप यहाँ पे डेफिनेटली क्या बता सकते हो, डी मिड पॉइंट है ए बी का। स्टूडेंट प्लीज बताइए, एग्री कर रहे हैं कि यस नहीं? मैम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो आपका सर्कमसेंटर हो गया। तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ई डी आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला से स्टूडेंट, निकाल सकते हैं ना हम लोग, एवरीवन? Yes, यस ma'am. मैम। तो डी के कोऑर्डिनेट निकाल लिया स्टूडेंट, ए बी का स्लोप भी निकाल सकते हैं हम, ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है तो ए बी का स्लोप भी निकल जाएगा। एवरीवन बताइए, निकाल लेंगे ना स्लोप? एवरीवन स्लोप क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं ए बी के स्लोप की बात करूँ, यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख के पूरा दिखाऊं, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम कम है स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँ। स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, यहाँ से अगर मैं लिख के दिखाऊं तो 3 + 3 1 + 1 upon ये हो जाएगा, देखिए y1 - y2 अपॉन यहाँ पे x1 - x2, अगर आपने ये किया है तो देख लीजिए 3 + 1 हो जाएगा अपॉन, फिर लिखेंगे -2 - 6, तो बेसिकली कितना आएगा 4 अपॉन यहाँ पे -8 मिल रहा है, मतलब आपको मिल रहा है -1/2, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको रफली दिखा रही हूँ स्टूडेंट। तो अगर ए बी का स्लोप -1/2 है स्टूडेंट, तो डी का स्लोप कितना होगा, क्योंकि डी जो डी बोल सकते हैं ई डी है जो परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो इसका स्लोप और ए बी का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा, ठीक है। तो डी का स्लोप कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास, +2 हो जाएगा, एग्री करेंगे? डी या ई डी बोल सकते हो, ठीक है। एवरीवन बता दीजिए एक बार मुझे, यस मैम। ठीक है, क्योंकि ईडी एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ईडी का स्लोप मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ एबी हो जाएगा -1, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी ये अगर आपको पता चल गया है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से पता चल जाएगा, और यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट पता है और ईडी का स्लोप पता है, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि ये भी टाइम ले रहे हैं, हमारे पास ईडी का इक्वेशन मिल गया एक, ठीक है। अभी एक और क्या करेंगे, कोई दूसरा कोई भी साइड ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है तीनों जो है यहाँ पे जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स है उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना साइड के, वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। तो कोई भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिया स्टूडेंट मैंने, तो यहाँ पे एवरीवन बताइए कौन सी वाली साइड का लेना चाहेंगे आप, जैसे यहाँ पे AC का लेना चाहेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से आपने ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाम ऑलरेडी लिया है, सपोज ये F हो गया, F के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे स्टूडेंट मिड पॉइंट फॉर्मूला से, एवरीवन, Yes, ma'am. ठीक है। क्योंकि यहाँ पे F के कोऑर्डिनेट मिल, क्योंकि ये EF है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का हो गया, AC का स्लोप निकाल सकते हैं, F के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो EF है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया AC का, इसका इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये EF का इक्वेशन मिला, DE का इक्वेशन मिला, उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, जो कोऑर्डिनेट आएंगे ना स्टूडेंट बेसिकली वो ये E वाले पॉइंट के मिलेंगे। एवरीवन समझ में आया? और ये जो ये है E वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरीवन समझ में आ रहा है, सर्कम सेंटर। क्योंकि अगर आपने क्या किया है, ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स को लिया है और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाला स्टूडेंट, ठीक है, और उनको साइमल्टेनियसली सोल्व किया, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों जो है यहाँ पे तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक ही पॉइंट पे मिलते हैं,
ठीक है, तो 2 मिले यहाँ पे भी, वही आपको क्या है सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट देगा, तीसरा वाला भी यहाँ पे वापस से मिलने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? प्लीज बता दीजिए Yes. एवरीवन, पक्का? तो डोंट वरी, Yes, इसको मैं वापस से मतलब आपको एक्सप्लेन भी करने वाली, जस्ट यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुई, क्योंकि मुझे लगता है इसमें भी कैलकुलेशन में 10 मिनट जाएगा, लेकिन बात समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट? एवरीवन समझ में आए ना? ओके, तो यहाँ पे मैं होमवर्क yes, लिखने ma'am. ओके, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ, लेकिन मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आना, क्योंकि ये जो हमने आज किया उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है। ठीक है एवरीवन, ऑर्थो सेंटर, अभी स्टूडेंट मुझे बताइए, ऑर्थो सेंटर पता है सबको क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम की बात की जाए स्टूडेंट, तो कुछ ऐसा डायग्राम, ओके एक मैं बना के दिखा देती हूँ। ओके, आज के लिए लास्ट करते हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ज्यादा होमवर्क हो जाएगा फिर आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आज के लिए क्वेश्चन लास्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल है, उनके वर्टाइसेस आपको दिए हुए हैं, जैसे ये है ए कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट आपको ये दिए हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट ये हैं, ये सी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत इजी है, लेकिन डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। ऑर्थो सेंटर पे पूछ सकते हैं, सेंड्रोइड पे पूछ सकते हैं, सर्कम सेंटर या इन सेंटर। इन सेंटर का हमने क्वेश्चन नहीं किया है, ये वाला अगर आपको ट्रायंगल के ही या तीनों वर्टाइसेस दिया हुआ है तो हमने शायद क्या है एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, ये तो चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप में यहाँ से ए का जो है एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिखती हूँ, ये हमने पढ़ा था। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को वो रेशियो में डिवाइड करते हैं जिस साइड ने मिला के वो एंगल को बनाया है। ठीक है, तो वो वैसे हम करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो पहले मुझे बताइए, ये ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस मैंने लिख दिए। ठीक है, अभी मुझे बताइए कि अगर मुझे यहाँ पे ऑर्थो सेंटर निकालना है तो कोई भी 2 साइड्स के, देखो यहाँ पे देखो ए से अगर मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा? एल्टीट्यूड का मतलब समझ में आता है स्टूडेंट आपको? तो अगर मैं जैसे ए से यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया बी, तो एडी आपका क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड हो गया। Yes, ma'am. तो ये आपको पता है इधर 90 डिग्री बना रही है, तो अगर आपको बीसी का स्लोप पता चल गया तो एडी का स्लोप पता चल जाएगा स्टूडेंट, एवरीवन, Yes, क्योंकि ma'am. बीओ तो एडी का स्लोप पता चल गया। और ये जो एडी है किस एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 3,-2, तो यहाँ से प्लीज मुझे बताइए एडी का इक्वेशन निकल जाएगा ना स्टूडेंट, एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ये सिर्फ आप ओके, अभी दूसरा बताइए, दूसरा एल्टीट्यूड कौन से वाले वर्टेक्स से ड्रॉ करूं? आप बताइए, रफ डायग्राम में बता रही हूँ आपके लिए। आप बताइए, अभी बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, सी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सपोज आपने सी से ड्रॉ किया है, तो देखिए आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे ब्लू कलर में दिखा देती हूँ, आपने सी से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा? ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, और ये जो रहेगा ना एक पॉइंट जहाँ पे एडी भी आपको एल्टीट्यूड है, ये इसका कुछ नाम दे देते हैं, ई बोल दिया जैसे, सीई भी क्या है स्टूडेंट? एल्टीट्यूड हो गया। एवरीवन प्लीज बताइए, Yes, तो ये ma'am. दोनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलेंगे ना वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर हो जाएगा ट्रायंगल। तीसरा वाला एल्टीट्यूड भी ये वाले पॉइंट पे मिलेगा। और आप बात की जाए तो ऑर्थो सेंटर को किस नोटेशन से दिखाते हैं? किसी को याद है? एच से, कैपिटल एच। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे? ईसी आपने क्या है, आप एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, सीई परपेंडिकुलर टू ए बी है, ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं, तो सीई का भी स्लोप निकल जाएगा, क्योंकि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर सीई का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि सीई के ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है और आपको सीई लाइन का स्लोप पता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझा रही, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे लिखने में टाइम जाएगा, लेकिन ये वाली बात समझ में आई? सीई का स्लोप पता है और सीई का इक्वेशन लिख सकते हैं यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, एवरीवन समझ में आया? प्लीज बताइए, बता दीजिए यस या Yes, ma'am. हाँ। तो सी का इक्वेशन निकल गया स्टूडेंट, एडी का इक्वेशन निकल गया, क्या करना है? दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, लेकिन डोंट वरी, आप भी ट्राई कीजिए, मैं अभी आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ये जो है सीई और एडी को जो इक्वेशन है उसको आपने सोल्व करेंगे, जो एक्स और वाई की वैल्यू आई स्टूडेंट, वो है आपका ऑर्थो सेंटर के क्या है? कोऑर्डिनेट्स। समझ में आया? कोई भी 2 एल्टीट्यूड को
आप फाइंड कर लीजिए, एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लीजिए, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो आपको ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। आप चाहे तो तीसरा भी कर लीजिए, लेकिन 2 से काम चल रहा है हमारा। हमें पता है कि तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो होता है आपका ऑर्थो सेंटर। एवरीवन प्लीज बताइए, समझ में आया? ठीक है, Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट। तो Yes. फिर आज का हम यही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अभी वैसे तो 2 क्वेश्चन और हैं, लेकिन फिर वही फिर आपको होमवर्क में